अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करनी है। तो 6.2 का जो टॉपिक है उसका नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन है अ सीक्वेंस ए एन इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए डॉट पी से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ ए एन माइनस वन इज द सेम नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड एन ग्रेटर देन वन। इस सब का क्या मतलब है, इन सिंपल वर्ड समझते हैं। हमने पिछले लेक्चर में सीक्वेंस से रिलेटेड पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होता है। एक डेफिनेट पैटर्न की फॉर्म में आपको नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कोई भी सीक्वेंस अगर गिवन है तो उस सीक्वेंस को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा कि नहीं। अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम ए डॉट पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके हो गया। अब हम हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन है तो वह कैसे पता चलेगा कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस गिवन है उसकी कोई सी भी कंसेक्टिव दो टर्म्स को अगर हम माइनस करें यानी उनका डिफरेंस लें तो उनके डिफरेंस लेने से जो आंसर आए वो सबका सेम ही रहे, ठीक है। कोई सी भी दो हम कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करें तो सबका आंसर सेम ही आए, तो यानी कि उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम ही रहे, तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखी हुई है। ये एग्जांपल देखें। एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है जो कि डेफिनेट पैटर्न में दिया हुआ है। देखिए पहली दो टर्म्स जो है इसकी 1 और 3, इनके दरमियान में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 3 में से 1 जाएंगे 2, 5 में से 3 जाएंगे 2, 7 में से 5 जाएंगे 2, 9 में से 7 जाएंगे 2। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में इफ़ ए एन माइनस वन इज़ द सेम नंबर, कि अगर हम ए एन में से ए एन माइनस वन को माइनस करते हैं यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को जब माइनस करते हैं तो आंसर में सेम नंबर ही मिले। तो इसी तरह ये जो सीक्वेंस एग्जांपल में लिखा है तो अगली टर्म 3 है, 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो 2 आंसर मिलता है। 3 से अगली टर्म 5 है, 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमें जो है आंसर 2 मिलता है, ठीक है। इसी तरह से अगली टर्म 7 है, 7 में से 5 को माइनस करते हैं तब भी 2 आंसर मिलता है। 9 में से 7 को माइनस करते हैं तब भी आंसर 2 मिलता है। तो सब के अंदर माइनस करने से सेम ही नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है इस एग्जाम्पल में ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। समझ में आ गई बात की अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होगा कि उसकी हम कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करें तो उनका आंसर सेम ही रहे, यानी कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स, कंसेक्टिव मतलब जो एक दूसरे के साथ लिखी हुई होंगी, जैसे 1, 3 कंसेक्टिव है, 3, 5 कंसेक्टिव है, 5, 7 कंसेक्टिव है, 7, 9 कंसेक्टिव है, यानी एक दूसरे के साथ जो लिखी हुई है मिली हुई, ठीक है। तो अब हमने ये तो कह लिया कि 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा। अब ये जो हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं इसका एक प्रॉपर नाम है, ठीक है। उसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो सारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी एक ही नंबर आ रहा है डिफरेंस में। तो इसका मतलब इन सिंपल वे हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस हो गिवन और अगर उसका वो कॉमन डिफरेंस रखता है तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। कॉमन डिफरेंस का मुराद यही कि कोई सी भी दो टर्म्स हम जो कंसेक्टिव है उनको माइनस करते जाएं, अगली में से पिछली को माइनस करते जाएं, तो जो हमें डिफरेंस की वजह से जो आंसर मिले वो क्या रहे, सेम ही रहे, यानी डिफरेंस जो है वो कॉमन ही रहे। तो कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन भी यहाँ मैंने लिख दी है, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन ए पी, कि हमारे पास अगर कोई प्रोग्रेशन या सीक्वेंस ए पी में है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे इस एग्जाम्पल में 2 था हमारे पास डिफरेंस, तो वो क्या था, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसी तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई सीक्वेंस गिवन है आपको, अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है यानी कि उनके कंसेक्टिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस पाया जा रहा है, तो उस सीक्वेंस की बकिया टर्म्स जो बाकी बच गई हैं उनको फाइंड करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो देख लें। इस फॉर्मूला को आपने याद कर लेना है। फॉर्मूला है फॉर ए पी, ए एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जो D है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस में मौजूद कॉमन डिफरेंस को, जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन में भी लिखा है कि इसे हम यूजुअली डिनोट करते हैं D से। यहाँ पर AN जो है ये हमारे पास
सीक्वेंस की टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन से वाली सीक्वेंस की टर्म है। ठीक है, यानी कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में दिया जाए यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर हमें उसकी कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो हम ये फॉर्मूला लगा कर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 1 3 5 7 9। ठीक है, ये कितनी टोटल टर्म्स दी हुई हैं, 5 टर्म्स दी हुई हैं और ये अप टू सोन चलती जा रही हैं। अब 5 तो दी हुई हैं, अगर मुझे छठी टर्म इस सीक्वेंस की फाइंड करनी हो तो मैं क्या करूँगी, मैं यही वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है सामने, यही फॉर्मूला लगाकर मैं इसकी छठी 7वीं 8वीं आगे जोन सी टर्म चाहूँ वो फाइंड कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ कि इस सीक्वेंस की जो मैंने एग्जाम्पल दी है 1 3 5 7 9, इसकी मैं छठी टर्म फाइंड करूँ तो मैं n की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी, यहाँ पर 6 पुट कर दूंगी और d यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को, और कॉमन डिफरेंस हमें पता है इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सब में 2 डिफरेंस आ रहा है ना, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और मुझे छठी टर्म फाइंड करनी है तो a6 बन जाएगा, और a1 की वैल्यू आपको पता है a1 रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस की पहली टर्म को, और यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 ही इसकी पहली टर्म है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई है 6, क्योंकि छठी टर्म फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं, a6 इक्वल हो जाएगा a1 प्लस 6 माइनस 1, d की वैल्यू है 2, 6 में से 1 गया 5, a1 की वैल्यू है 1, तो 5 टू द 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस की जो हमारे पास टर्म थी वो कौन सी आ गई है, 6 टर्म जो थी वो कितनी आई है 11। ठीक हो गया, इस तरह हम और कोई भी इसकी टर्म निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, ए एन इज इक्वल्स टू a1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 टू डी, यही हमने अगली पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसकी मैंने हर एक एक चीज़ आपको बता दी है। ए एन रिप्रेजेंट करेगा कि हमें कौन से वाली टर्म फाइंड करनी है, यानी a6 a5 a3 जो भी फाइंड करनी है। a1 उस सीक्वेंस की होगी पहली टर्म, प्लस n आपके पास रिप्रेजेंट करेगा कि आप n यानी कौन सी टर्म फाइंड कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 6 कर रहे हो, 7, n की वैल्यू वो यहाँ पुट कर दोगे, और d आपके पास उस सीक्वेंस में मौजूद कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि आप अगली टर्म में से पिछली को माइनस करके देख लोगे कि क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन 2 है, इफ़ an माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 5, कि अगर इसकी n माइनस 3 वाली टर्म जो है सीक्वेंस की वो 2n माइनस 5 है, तो फाइंड करें इसकी nth टर्म को। मतलब क्या है, इसका क्या फाइंड करना है यहाँ पे, यहाँ हमें फाइंड करना है an को, nth टर्म बोली है ना उसने, तो हमें an फाइंड करना है। क्वेश्चन में जो गिवन टर्म है वो है n माइनस 3 वाली टर्म। ठीक है, an माइनस 3 गिवन है ना, तो हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, an फाइंड करना है। तो हमारे पास जो गिवन हमारे पास है टर्म, उसी की मदद से ही हम an फाइंड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट, an माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 5। अब थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई अगर कर लें, 2n एज इट इज रहा, 5 को हम लिख सकते हैं -5 को हम लिख सकते हैं -6 प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, -6 में से 1 जाएगा, फिर से -5 ही बचेगा। अब देखें जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं 2n माइनस 6, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा n माइनस 3 बच जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास a में भी n माइनस 3 है, 2 इंटू n माइनस 3 है प्लस 1, सेम है ना n माइनस 3, और यहाँ पर भी राइट साइड पे भी n माइनस 3। अगर हम इस n माइनस 3 को रिप्लेस करवा दें n के साथ, यानी लेट कर लें कि n माइनस 3 जो है वो इक्वल है n के, n माइनस 3 को रिप्लेस करवा दें n से, तो ये सीक्वेंस बन जाएगा an इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1, यानी n माइनस 3 की जगह क्या लिख दें n, तो हमारे पास ये इस सीक्वेंस की क्या आ जाएगी nth टर्म आ जाएगी, यानी an किसके इक्वल आ गया 2n प्लस 1 के, तो यही हमने यहाँ फाइंड करना था, nth टर्म ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस गिवन है और कहा है इसकी 13th टर्म यानी इसकी 13वीं टर्म फाइंड आउट करें। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है x, पहली टर्म x है, दूसरी 1 है, तीसरी है 2 माइनस x, तीसरी है चौथी है 3 माइनस 2x। इसकी 4 टर्म्स दी हुई हैं, फिर अप टू सोन कर दिया है, और हमें इसकी फाइंड आउट करनी है 13th टर्म। हमें पता है हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया जाए तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है टर्म फाइंड करने का, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद हो गया आपको, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा डेफिनेशन में, तो वही फॉर्मूला
2 माइनस एक्स है, 3 माइनस 2x है, ठीक है। इसकी 4 टर्म्स है, फिर आगे अप टू सोन। तो इनमें देखिए सबसे पहली वाली टर्म कौन सी है, x है, तो a1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए अपना फॉर्मूला यूज करना है ना, हमने फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूले के लिए हमें a1 की वैल्यू भी चाहिए, हमें d की वैल्यू भी चाहिए। तो d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि अगली टर्म में से पिछली को माइनस करना। तो हम कोई सी भी दो टर्म्स लेके कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, यानी वो कंसेक्टिव होनी चाहिए, साथ मिली हुई। हम x और 1 को भी यूज़ कर सकते हैं, 1 और 2 माइनस एक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, 2 माइनस एक्स और 3 माइनस 2x को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी दो जुड़ी हुई टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहली दोनों को ही यूज़ कर लेती हूँ। तो पहली दोनों को अगर करूँगी तो अगली में से पिछली को माइनस करना है ना, पहली टर्म x है, दूसरी टर्म 1 है, तो 1 में से x को माइनस कर दूंगी, तो a2 माइनस a1 जब करूँगी तो आंसर में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। डी की समझ आ गई, कैसे फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, कि कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म में से अगली में से पिछली को माइनस कर देना है। तो x और 1 में से हमने 1 में से x को माइनस कर दिया, तो d की वैल्यू आ गई। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, a13 यानी हमें 13th टर्म फाइंड करनी है ना, तो आ जाएगा a13 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 12d। ये क्यों आया, क्योंकि आपको पता है सिंस इन AP an जो है वो इक्वल होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब n की वैल्यू आप पुट करेंगे 13, तो a13 हो जाएगा इक्वल्स टू a1 प्लस n की वैल्यू जब आप 13 पुट करेंगे तो 13 में से 1 गया तो 12d आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है। अब a1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, x है, और d की वैल्यू आपके पास मौजूद है 1 माइनस एक्स है, पुट की। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई किया, 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 12 माइनस 11x। तो यही हमारी 13th टर्म थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टर्म ऑफ द AP 2 माइनस 1 इज माइनस 85। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चन में सीक्वेंस दे दिया है, सीक्वेंस है 5 2 माइनस 1 अप टू सोन, ठीक है। सीक्वेंस ये है जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपका सीक्वेंस है 5 2 माइनस 1 अप टू सोन, ये आपका सीक्वेंस है। क्वेश्चन उसने ये पूछा है, इस सीक्वेंस के अंदर ये माइनस 85 आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। आगे कहीं जाकर माइनस 85 आंसर मिलेगा। बताना ये है कि ये सीक्वेंस जो है, जो कि AP में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है, उसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब ये है। तो पूछता वो ये है, ये जो माइनस 85 आंसर आएगा आगे कहीं जाकर, वो कौन सी कितनवीं टर्म बनेगी इस सीक्वेंस की। जैसे 5 इस सीक्वेंस की पहली टर्म है, 2 इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, -1 इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म है। इस तरह वो पूछता है कि -85 इस सीक्वेंस की कौन से वाली टर्म बनेगी। तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पर n फाइंड आउट करना होगा कि हमें टर्म फाइंड करनी है ना, तो n रिप्रेजेंट करता है कौन सी टर्म है। तो चलें सबसे पहले हम लिखते हैं इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहली टर्म कौन सी है, 5, तो इसलिए मैंने a1 लिख लिया है 5, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पर d इक्वल होता है a2 माइनस a1, यानी अगली टर्म में से पिछली को माइनस करना है, तो 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 3। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, कोई सी भी पहली दो कंसेक्टिव टर्म्स ले लें, अगली में से पिछली को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आ गई d की वैल्यू -3। अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए हमें an जो है उसकी वैल्यू, जो टर्म है उसका आंसर उसने बता दिया -85 आना है, हमें टर्म फाइंड करनी है -85 कौन से वाली टर्म बनेगी। तो हमें बेसिकली n की वैल्यू फाइंड करनी है। इस फॉर्मूला में जो दिया हुआ है n, ये आपने निकालना है। an का आंसर आपको दे दिया है -85 उसने, तो an की जगह पे हम पुट करेंगे -85, a1 की जगह पे 5 पुट करेंगे, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की जगह पे आ जाएगा -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, -85 इज इक्वल्स टू 5, n माइनस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए सारी टर्म्स को हम ले आए लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पर लाकर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से n की वैल्यू आ गई 31। अब n की वैल्यू 31 आ गई है, इसका मतलब -85 जो है इस सीक्वेंस की 31st टर्म है, ठीक है। -85 इस सीक्वेंस की 31st टर्म है, यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, इसी तरह से है, तो आपने वो खुद सॉल्व करना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द ए पी इन विच A1 इज इक्वल्स टू 11, AN इज इक्वल्स टू 68, D इज इक्वल्स टू 3 कि अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो उस प्रोग्रेशन में टोटल कितनी टर्म्स होंगी अगर उस प्रोग्रेशन में पहली टर्म जो है वो 11 हो और nth टर्म जो है वो 68 हो, D यानी कॉमन डिफरेंस उसमें 3 हो। देखिए उसने यहाँ तक हमें बता दिया है, उसने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है उस सीक्वेंस के बारे में कि उसकी पहली टर्म 11 है, उसकी nth टर्म यानी आखिरी टर्म उसकी 68 है और उनके दरमियान कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का। तो बताएं उसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी। तो यानी यहाँ पर भी हमें n को ही फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज हैं यहाँ पर पुट कर दें, an की वैल्यू भी है, A1 की भी है, d की भी है और n की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। वैल्यू सारी रिप्लेस करवा दी, सिंप्लीफिकेशन करें। 3 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेगा। 8 को आप ले आए लेफ्ट साइड पे तो वो माइनस का हो जाएगा इधर आकर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 60। तो n को n एक साइड पे रहेगा, 360 पे जाके डिवाइड होगा तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी 20। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। तो इसका मतलब कि इस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी हो जाएंगी 20 हो जाएंगी। यही हमें बताना था कि टोटल कितनी टर्म्स होंगी, वो हमने बता दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द nth टर्म ऑफ द ए पी इज 3n माइनस 1 फाइंड द ए पी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने कहा है कि अगर कोई हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म यानी जो उसकी आखिरी वाली टर्म है वो है 3n माइनस 1 यानी nth टर्म जो है ना उस प्रोग्रेशन की nth टर्म यानी जनरल टर्म वो है 3n माइनस 1। तो ए पी फाइंड आउट करें यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हमें यहाँ पर सीक्वेंस पूरा फाइंड करना है। पहले कुछ क्वेश्चन से ये हमें दिया होता था, यानी उसका हमें सीक्वेंस दिया होता था और हमें उसमें से छठी टर्म फाइंड करनी है, सातवीं करनी है, लेकिन अब हमें यहाँ पूरा प्रोग्रेशन फाइंड करना है। जब हमें nth टर्म दी हुई है तो हम इसे लिख सकते हैं an इज इक्वल्स टू 3n माइनस 1। अब देखिए जब nth टर्म है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए, यानी हमें यहाँ पर इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी टर्म्स फाइंड करनी है। तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, फिर 2 पुट कर देंगे, फिर 3 पुट कर देंगे, हमारे पास इसकी टर्म्स आती जाएंगी। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू 1 पुट की, 3 इंटू 1 माइनस 1 A1 आ जाएगा 2 के इक्वल। फिर हम n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 3 इंटू 2 माइनस 1 A2 की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर n की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 3 माइनस 1 A3 की वैल्यू आ जाएगी 8। देखिए ऐसे चलता रहेगा, सो ऑन, ऐसे ही हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो देखें इसके अंदर जो टर्म्स आई हैं, पहली टर्म 2 आई है, दूसरी 5 आई है, तीसरी 8 आई है एंड अप टू सो ऑन हम कर देंगे। तो यही हमारा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा, जिसमें कॉमन डिफरेंस देखें 3 का आ रहा है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब हमें सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस किस तरह का है, 4/3 का होल स्क्वायर कोमा 7/3 का होल स्क्वायर कोमा 10/3 का होल स्क्वायर कोमा एंड अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस गिवन है, उसने कहा इसकी nth टर्म फाइंड आउट करें। क्या फाइंड करें, nth टर्म यानी इसकी जनरल टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखें यानी an फाइंड आउट करना है। अब आप अगर गौर करें इस सीक्वेंस में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। एक तो सभी टर्म्स का होल का स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, और देखें सबके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। गौर से देखें सबके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है और सबकी होल का स्क्वायर है। तो अगर हम ऐसा करें कि जो इसके न्यूमिनेटर में टर्म्स हैं यानी 4, 7, 10 इनका एक अलग से सीक्वेंस बनाकर उसकी nth टर्म फाइंड कर लें। यानी क्योंकि आपको सीक्वेंस में नज़र आ रहा होगा सिर्फ ऊपर वाली टर्म्स ही बटे के ऊपर वाली टर्म्स ही चेंज हो रही हैं, यानी न्यूमिनेटर है 4, 7, 10 सिर्फ यही चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ना 4, 7, 10 की nth टर्म निकाल लेते हैं, फिर उसको 3 पे डिवाइड करके होल का स्क्वायर लेके nth टर्म इजीली लिख लेंगे। कैसे मैं कह रही हूँ, वी फर्स्ट फाइंड द nth टर्म ऑफ 4, 7, 10 अप टू सोन के। सबसे पहले हम इस सीक्वेंस की nth टर्म निकाल लेते हैं। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से इस सीक्वेंस की वो हमारे पास है, इस सीक्वेंस की पहली टर्म हमारे पास है 4, ठीक है। तो A1 लिख लेंगे यहाँ पर 4 और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, तो कॉमन डिफरेंस आ चुका है 3।
अब a1 भी आ गया, d भी आ गया, तो हमें nth टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, a1 की वैल्यू 4 पुट कर दें और d की वैल्यू 3 पुट कर दें। क्योंकि ये nth टर्म है तो n की कोई वैल्यू भी नहीं आएगी, n ही रहेगा। तो यहाँ पर an की वैल्यू आ गई 3n प्लस 1, तो यहाँ पर nth टर्म इक्वल हो गया 3n प्लस 1 के। यहाँ पर 3n प्लस 1 हमारे पास इसकी आ चुकी है nth टर्म। अब देखें जो ऊपर क्वेश्चन के अंदर जो सीक्वेंस गिवन है उसकी जो ऊपर वाली टर्म्स हैं 4, 7, 10, इनकी nth टर्म आ गई है अगर हम इस nth टर्म को 3 पर डिवाइड करवा दें और होल का स्क्वायर ले लें तो इस पूरे सीक्वेंस की nth टर्म आ जाएगी। तो वही हमने किया, nth टर्म जो थी AP की उसको हमने 3n प्लस 1 जो आई है उसे 3 पे डिवाइड करवा के होल का स्क्वायर ले लिया, तो ऊपर जो सीक्वेंस क्वेश्चन में गिवन था उसकी nth टर्म आ गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन AP कि अगर ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो शो करें b इक्वल होगा 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c के। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जो हमें ये तीन टर्म्स दी हैं 1/a, 1/b, 1/c, ये किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है इसका मतलब इनमें डिफरेंस जो होगा वो कॉमन रहेगा, ऐसा ही होगा। अगली में से पिछली को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम ही रहेगा क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सिंस 1/a, 1/b, 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो डिफरेंस जो है यानी d इक्वल होगा 1/b माइनस 1/a के, अगली में से पिछली को माइनस किया। इसी तरह से 1/c, 1/b भी किसके इक्वल होगा? d के इक्वल होगा। ठीक है, 1/c में से 1/b को माइनस किया तो दोनों d के इक्वल हैं। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करवाएं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। 1/b माइनस 1/a इक्वल हो जाएगा 1/c माइनस 1/b के। अब 1/b वाली टर्म जो है ना उसे एक साइड पे कर लें और 1/a और 1/c वाली साइड को एक साइड पे कर लें टर्म्स को। तो 1/b प्लस 1/b इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/a आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का भी एलसीएम ले लें और राइट हैंड साइड का भी एलसीएम ले लें। लेफ्ट हैंड साइड का लेंगे तो वो आएगा 2 डिवाइडेड बाय b और राइट हैंड साइड का लेंगे तो वो आएगा a प्लस c डिवाइडेड बाय ca। अब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने b की वैल्यू निकालनी है तो b को एक साइड पर रखें, a प्लस c को 2ac के नीचे रखे डिवाइड करवा दें। तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया क्योंकि यही हमें अपने क्वेश्चन में प्रूफ करवाना था। तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।